ओके बेटा, वेलकम इन टुडेज क्लास, टुडेज ऑनलाइन क्लास। आप सभी का स्वागत है। मैं जियाउल हक, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एट लियाल पब्लिक स्कूल। आप सभी को बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में जो है टीचिंग दे रहा हूँ आपको। आगे बात समझ में बच्चों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। आगे बात समझ में, वी हैव कंप्लीटेड द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम। आगे बात समझ में, वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, plant growth regulators. In the previous two classes, we were discussing about the endocrine glands. तो बच्चों, जो endocrine glands है वो complete हो चुकी है। आज मैं आपको एक तो फीडबैक मैकेनिज्म, होम्योस्टेसिस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और उसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड का एक क्विक रिवीजन ले लेंगे। आगे बात समझ में, तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस, homeostasis and feedback mechanism। होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म। बच्चों, एक चीज मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही रिसर्च करके इसको फ्रेम किया गया है, और सीबीएसई स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक अप्लाई होती है, स्पेशली 9 से लेकर 12 तक। आगे बात समझ में, और जो गवर्नमेंट के कंपटीशन एग्जाम है, जो आईआईटी है, जो नीट एग्जाम है, ये सभी एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं। जो अपने नीट का या जो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है, वही सिलेबस है जो आपके 11th और 12th में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। आगे बात समझ में, लेकिन फिर भी बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि जो एनसीईआरटी है वो थोड़ी सी ब्रीफ होती है। तो बच्चों, कम से कम मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा बताऊं, किसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में समझाऊं, तभी तो आपका बेस स्ट्रांग होगा। नो डाउट बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप 10th भी, 9th आप अच्छे से कर चुके हैं, 10th भी कर लेंगे, 11th भी कर लेंगे, आप जो भी एग्जाम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, कि आप सीख क्या रहे हैं। अगर बच्चों जिसकी नींव मजबूत होती है ना, उस पर बड़ी से बड़ी इमारत भी स्ट्रांग रहती है। किसी इमारत की, किसी बिल्डिंग की अगर नींव कमजोर है ना, तो उस पर आप कितनी बढ़िया सीमेंट लगा दो, वो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। तो ये जो 9th 10th, ये क्या है, आपकी नींव है। तो हमारा क्या फर्ज है कि हम आपको इस तरीके से पढ़ाएं कि आपका जो कंपटीशन का जो बेस है, आपका जो आगे की जो सक्सेस है, उसका जो बेस है वो अभी तैयार हो जाए। तो इसीलिए हमें हर टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाना होता है, और कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। और मेरे से जो पिछले 2-3 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता भी है कि सर जो पढ़ाएंगे वो एकदम बेस्ट तरीके से कराएंगे। मैं बच्चों एकदम बेस्ट तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। आगे बात समझ में, मैं अपने तरीके से चीजों को डील करता हूँ, उनको समझाता हूँ, और मेरे हिसाब से वो बच्चों को काफी बेनिफिशियल सिद्ध होता है। आगे बात समझ में, तो मैं कुछ भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ, एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस टॉपिक को एकदम डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ, जिससे क्या उस टॉपिक से रिलेटेड जो आसे पासे की जितने भी नॉलेज की चीजें हैं, वो सारी आपको गेन हो जाए। आगे बात समझ में, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको किडनी के बारे में कल बताया था कि किडनी के द्वारा एरिथ्रोपोइटिन और जो रेनिन जो है वो रिलीज होते हैं। आगे बात समझ में, इसके अलावा एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर के बारे में बताया था। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म। हो सकता है ये आपको एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं हो, लेकिन समझना जरूरी है आपको। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले बात करते हैं हम होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस क्या है? बैलेंस। एक बैलेंस जो स्टेज है हमारी बॉडी की, एक जो बैलेंस कंडीशन है हमारी बॉडी की, जिसमें हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेगुलेटेड रहता है, कांस्टेंट रहता है। आगे बात समझ में, तो इस बैलेंस स्टेज को, इस बैलेंस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। आगे बात समझ में, बच्चों आपका बॉडी का टेम्परेचर फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है, और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, आप चाहे जैसलमेर में हो,
आप चाहे बीकानेर में हो, चाहे आप लद्दाख में हो, जहां भी हो, आपके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमेशा सेम रहेगा, एक्सेप्ट इन द कंडीशन ऑफ डिजीज और फीवर। आपको बुखार है, आप बीमार हैं, उस कंडीशन को छोड़ के आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बाहर के टेम्परेचर के साथ में कोई बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। आपका एक आगे बात समझ में? हालांकि इसके लिए जो हम लोग हैं, हमारी मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च होती है। इसके अलावा अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है बॉडी का, वो भी एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 है। जो सिस्टोलिक है वो 120 और डायस्टोलिक 80 mm है। तो ये नॉर्मल व्यक्ति में बैलेंस्ड है। अगर हम बीमार हैं या कोई और कंडीशन है, तो या तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा या हमारा लो होगा। आगे बात समझ में? तो ये जो बैलेंस स्टेज है, जो बैलेंस सिचुएशन है बॉडी की, इसी को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो बच्चों, पूरे वर्ल्ड के अंदर बर्ड्स और मैमल्स, ये दो ही ऐसे एनिमल ग्रुप हैं जिनमें होम्योस्टेसिस पाया जाता है। उनके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है। आगे बात समझ में? एक तो ये बात। इसके बाद में बात करते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म की। बच्चों, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाते हैं, ये सब रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। अंडरस्टूड? दोबारा सुन लीजिए, हमारी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होते हैं और हार्मोन रिलीज होना इनहिबिट हो जाते हैं, ये सब किसके द्वारा रेगुलेट होता है? फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। आगे बात समझ में? तो पहले हम डिस्कस करते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। सपोज करो कि हाइपोथैलेमस ने TSH-RH रिलीज किया। क्या रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने TSH-RH रिलीज किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन ने क्या किया बेटा? और ये कब रिलीज होता है? जब बॉडी में थायरोक्सिन की कमी होने लगती है। जब बॉडी में थायरोक्सिन की ब्लड में कमी होने लगती है, तब एक फीडबैक जाता है ब्रेन के अंदर, क्या हाँ भाई थायरोक्सिन का लेवल गिर रहा है। तो उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस क्या करता है? TSH-RH रिलीज करता है। आगे बात समझ में? ये TSH-RH क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करता है TSH रिलीज करने के लिए। किसको रिलीज करने के लिए? TSH रिलीज करने के लिए। अब ये जो TSH है, ये स्टिमुलेट करता है। ये जो TSH है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। अब थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायरोक्सिन रिलीज करना शुरू कर देती है, और थायरोक्सिन अपना फंक्शन प्ले करना शुरू कर देता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ऊपर। थायरोक्सिन अपना फंक्शन प्ले करना शुरू कर देता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ऊपर। अब जो भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उनका डाइजेशन या जो है वो शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में? जैसे ही इन कंपोनेंट्स का यूज हो जाता है और थायरोक्सिन का लेवल जब बढ़ने लगता है, तो वापस से ब्लड से एक फीडबैक जाता है ब्रेन को। तो ब्रेन से जाता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या करता है? TSH को रिलीज करना रोक देता है। TSH को रिलीज करना रोक देता है। आगे बात समझ में? हाइपोथैलेमस TSH-RH रिलीज करना बंद कर देता है। तो TSH-RH रिलीज होना बंद हो जाता है, तो इसका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी खत्म हो जाता है। तो इस कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड भी TSH को रिलीज करना बंद कर देती है। TSH रिलीज होना जब बंद हो जाता है, तो थायराइड ग्लैंड को कोई स्टिमुलेशन मिलता नहीं है। आगे बात समझ में? तो थायराइड ग्लैंड भी थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना कम कर देती है, बंद कर देती है। तो इस तरीके से क्या हार्मोनल फीडबैक के द्वारा जो है हार्मोन रिलीज और रिलीज होना या रिलीज होना बंद होने को जो है रेगुलेशन किया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गई बात हार्मोन के द्वारा। ठीक है बेटा। अब सेकंड हम लेते हैं मेटाबोलाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बाय मेटाबोलाइट्स। ओके, बाय मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या है बच्चों? जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। बच्चों मैं बता दूं, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है, और ये हमें मिलता है फूड से।
आगे बात समझ में, जो भी हम फूड खाते हैं उससे ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लूकोज का कंजप्शन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन के दौरान, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, वाटर में, और 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स आगे। और ये एनर्जी हमारे फंक्शनिंग के लिए, हमारे वर्किंग के लिए जरूरी होती है। आगे बात समझ में। लेकिन जब कभी हमें एक्सेस में शुगर मिल जाता है और ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल इंक्रीज होने लगता है, राइज होने लगता है, तब एक फीडबैक जाता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन हाइपोथैलेमस इंड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडक्शन मिलता है पेनक्रियाज को। आगे बात समझ में। अब जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। क्या कर देती है बेटा? इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देती है। ये इंसुलिन क्या करता है कि जो एक्सेस में जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देती है लीवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा मसल सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के यूज को, उसके स्टोरेज को, उसके कंजप्शन को बढ़ा देती है। तो इस तरीके से ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, वापस से एक फीडबैक जाता है। आगे बात समझ में। और वो फीडबैक वापस पेनक्रियाज तक आता है, और इंसुलिन का, अब जब ग्लूकोज का लेवल गिर रहा है या कंट्रोल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तब इंसुलिन का निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन का रिलीज होना और उसका रिलीज होना बंद होना, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा जो है कंट्रोल होता है। यहाँ पर जो शुगर या ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइट के रूप में रोल प्ले कर रहा है। तो मेटाबोलाइट के फीडबैक के द्वारा क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन या रिलीज होना शुरू हो जाता है, और जब ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस होता है तो इंसुलिन का निकलना वापस से बंद हो जाता है। अब बच्चों शुगर में प्रॉब्लम क्या है? बच्चों हमारा ब्लड लगातार बॉडी में फ्लो होता है, हमारी डिफरेंट सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई होती है। तो आप तो समझ सकते हो, आपने चाशनी देखी होगी। एक तो आप नॉर्मल पानी का फ्लो देखते हैं, एक नॉर्मल पानी का फ्लो देखते हैं, वो इजीली फ्लो होता है। लेकिन एक आप चिपचिपे फ्लूइड की बात करो, अगर आप चाशनी की बात करो, तो वो धीरे धीरे फ्लो होगा। आगे बात समझ में। जो चाशनी है वो धीरे धीरे फ्लो होगी। ठीक ऐसा ही कंसेप्ट है, जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है तो ब्लड के फ्लो में दिक्कत आती है, और हमारी जो प्रत्येक टिश्यू या सेल है वहां तक पूरी तरीके से ब्लड पहुंच नहीं पाता है, और इससे क्या है कि पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यही कारण है कि पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। अब बच्चों मैं एक रिवीजन ले रहा हूँ फटाफट, जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं रिवीजन ले रहा हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड का। आगे बात समझ में। वर्बली समझाऊंगा आपको, ओके? ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड वापस से। बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो भी बच्चों का डाउट होगा ना तो सारा क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। एंडो मतलब विद इन, क्राइनिन मतलब सिक्रेशन, यानी कि ये ऐसी ग्लैंड है जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, तो ऐसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ओके बेटा। इसके बाद में बात करते हैं हार्मोन की। हार्मोन आर द स्पेशल केमिकल्स, hormones are the specific chemicals आगे which are releases from the endocrine gland directly into the blood। आगे बात समझ में। and they reaches their target site or target organ by via blood, by the help of blood or via blood। आगे बात समझ में ये है। तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस को सुप्रीम ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को सुप्रीम ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को सुप्रीम ग्लैंड और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आगे बात समझ में। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ हार्मोन, और दूसरे हार्मोन है इनहिबिटरी हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं हार्मोन के रिलीज के लिए। बस इतना ध्यान रखें आप। लिस्ट मैंने बताई है आपको, लिखवा रखी है। आगे बात समझ में। सेकेंड हम लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या आगे बात समझ में, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा जो निकलने वाले हार्मोन है
वो बॉडी की दूसरी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उनको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने जितनी होती है, पी साइज होती है, और हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्टॉक के द्वारा अटैच रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लॉब है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लॉब हैं इस तरीके से, हालांकि कोर्स में नहीं है आपके, ठीक है ना, लेकिन चलो फिर भी मैं बता ही देता हूँ। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ इस तरीके से होती है। आगे बात समझ में? तो ये क्या है, एंटीरियर लॉब है, ओके, और ये इंटरमीडिएट लॉब है, और ये पोस्टीरियर लॉब है। ओके, एंटीरियर लॉब, इंटरमीडिएट लॉब, पोस्टीरियर लॉब। जो एंटीरियर और इंटरमीडिएट लॉब है इनको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? एडिनो। मैं बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे 11th लेवल पर होता है ये सारा कुछ, लेकिन मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो ये दोनों लॉब मिलके एडिनो हाइपोफाइसिस बनाते हैं, और जो पिछला लॉब है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं बेटा? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ओके, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से। तो बच्चों जो एंटीरियर लॉब है इसके द्वारा एफएसएच, एलएच, आगे टीएसएच, और एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, टीएसएच हो गया, एसीटीएच हो गया, और ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन निकलते हैं। अब जो एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, टेस्टिस में स्पर्म के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है, और ओवेरी में ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर ओव्यूम के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से, ठीक है ना। और इसके अलावा जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन है, उनके रिलीज को ये इंड्यूस करता है। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, ओव्यूलेशन को ग्राफियन फॉलिकल से, जो ग्राफियन फॉलिकल जो स्ट्रक्चर होती है ओवेरी के अंदर, वहां से ओव्यूम के रिलीज को, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। आगे इसको और डिटेल में 12th में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के रिलीज को भी इंड्यूस करता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो लीडिंग सेल्स है टेस्टिस की, वहां से टेस्टोस्टेरोन की रिलीज को भी इंड्यूस करता है। इसके बाद में बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। जो ग्रोथ हार्मोन है इसे सोमेटोस्टैटिन भी कहते हैं। ये मसल्स की ग्रोथ को, हमारी बोन्स की ग्रोथ को इंड्यूस करता है। अगर नॉर्मल जो एडोलसेंस एज है, अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो एक्सेस में लंबाई बढ़ जाएगी, तो इस डिजीज को कहते हैं जिजांटिज्म। और अगर ग्रोथ एज में अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो तो फिर क्या होगा, जो हाइट है वो कम रह जाएगी, जो मसल्स की ग्रोथ है वो कम रह जाएगी, जो बोन्स की ग्रोथ है वो भी कम रह जाएगी। तो बोन्स की और मसल्स की ग्रोथ कम रहने से हाइट नीचे रह जाएगी, कम रह जाएगी। तो इस डिजीज को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। दिस इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। अंडरस्टूड बेटा? इसके बाद में लेते हैं जो अडल्ट स्टेज है, जो अडल्ट एज है, अगर उसके अंदर जब लंबाई पूरी फुली ग्रोथ कर जाती है, तो उस कंडीशन में यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, एक्सेस में रिलीज होता है, तब जो ये यहाँ की जो हड्डी है ये ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी, ये जो बोन से ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी। इस डिजीज को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। दिस इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। आगे बात समझ रहे हैं? इसके बाद में बात करते हैं बच्चों टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज द थायरोक्सिन हार्मोन। अंडरस्टूड बेटा? इसके बाद में लेते हैं एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज द एड्रिनल हार्मोन। आगे बात समझ में? इसके बाद में बात करते हैं हम मिडिल लॉब की। इंटरमीडिएट लॉब के द्वारा एमएसएच हार्मोन रिलीज होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो स्किन के अंदर जो मेलेनोसाइट सेल्स है वहां पर मेलेनिन के पिगमेंट्स को रेगुलेट करता है और स्किन के कलर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा बच्चों जो एंटीरियर लॉब है इसके द्वारा एक हार्मोन और निकलता है पीएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को, महिलाओं में मेमोरी ग्लैंड्स को की ग्रोथ को और मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। आगे बात समझ में? इसके अलावा जो पोस्टीरियर भाग है इसमें 2 हार्मोन होते हैं,
ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन और एडीएच। ये दोनों हार्मोन न्यूरो हार्मोन है, ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में, स्टोर होते हैं पोस्टीरियर लॉब के अंदर। जो ऑक्सीटोसिन है इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान से सुनना, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्योंकि बच्चों जब 9 महीने प्रेगनेंसी के पूरे हो जाते हैं फीमेल्स में, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट होता है, जिससे क्या है यूट्रस में तेज कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इस तेज कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जिससे बच्चे को धक्का लगता है और वो बच्चा जो है अपनी मदर की बॉडी से बाहर डिलीवर होता है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के इजेक्शन को, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के इजेक्शन को भी ये स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। एक और हार्मोन है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन वेसल्स को प्रेस करता है, जिससे ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। इसके अलावा इसे हम एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं बच्चों। एंटी डायूरेटिक यानी कि ये नेफ्रॉन्स के द्वारा, नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स में मोर एंड मोर रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, मोर से ज्यादा, जिससे क्या है कि एकदम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बॉडी से रिलीज हो, जिससे क्या है पानी का लॉस ना हो बॉडी से। इसीलिए इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। आगे बात समझ में, तो ये हो गया। अगर ये हार्मोन निकलना बंद हो जाए तो बार बार यूरिन पास होगा, और इस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। बच्चों मैं ये क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको, इसलिए एक एक चीज मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओके। इसके बाद में बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का कंसेप्ट पूरा होता है, फिर आता है अपन पीनियल ग्लैंड में। ब्रेन के एपिथेलम, मिड ब्रेन के एपिथेलमस के बैक साइड में एक ग्लैंड होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, और मेलेटिन हार्मोन हमारी बॉडी की क्लॉक को, बॉडी की रिदम को रेगुलेट करता है, सेक्सुअल डिजायर को रेगुलेट करता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आ जाते हैं हम थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, हमारे ट्रेकिया के इनिशियल पार्ट में होती है, लैरिंग्स पार्ट, ठीक है ना, ट्रेकिया के इनिशियल पार्ट में होती है, और ये एच शेप्ड होती है। आगे बात समझ में। और थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीनेटेड होता है। थायरोक्सिन के बनने के लिए हमारे खाने में, हमारे खाने के नमक में आयोडीन होना जरूरी है, क्योंकि ये थायरोक्सिन का कंपोनेंट है। बच्चों थायरोक्सिन हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आगे बात समझ में। हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर जिसे कहते हैं, उसको ये रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के खाने के नमक में अगर लगातार आयोडीन की कमी हो, स्पेशली बच्चों की अगर मैं बात करूं, बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है ना, वही उनकी नींव है। अगर छोटे बच्चों में अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए ना, तो वो बच्चे क्या हेल्दी रहते हैं आगे तक। जब 5 साल तक की एज के बच्चों को जब पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो फिर उनका पूरा मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, उनकी ग्रोथ सही नहीं होती, उनमें बॉडी में वीकनेस रहती है, जो हमेशा बड़े होने के बाद भी उनमें नजर आती है। आगे बात समझ में। तो जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके खाने में यदि आयोडीन की कमी रहे लंबे समय तक, तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड सूज जाएगी। आगे बात समझ, जिन्हें हम टॉन्सिल्स भी कहते हैं, और इस डिजीज को हम कहते हैं गॉइटर। तो इसके कारण से क्या है कि मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं होगा, बॉडी की ग्रोथ सही नहीं होगी। आगे बात समझ में। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एक और डिजीज है, उसका नाम है क्रेटिनिज्म, हाइपोसिक्रेशन। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है कम सिक्रेशन होना। तो अगर बच्चों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का कम सिक्रेशन हो, तो मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगी, ठीक है ना, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाएगी। आगे बात समझ में। ब्रेन का डेवलपमेंट बच्चों में सही नहीं होगा, बॉडी की ग्रोथ सही नहीं होगी। आगे बात समझ में। और जो कुछ भी वो खाएंगे वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। आगे बात समझ में। तो बच्चों में इस डिजीज को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। दिस इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म इन द चिल्ड्रन। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं बड़ों में। बड़ों में बात करते हैं, अगर अडल्ट्स के अंदर थायरोक्सिन का हाइपोसिक्रेशन हो, इन अडल्ट्स अगर थायरोक्सिन का कम सिक्रेशन हो, तो एक डिजीज हो जाती है, इस डिजीज को कहते हैं मिक्सोडीमा। तो मिक्सोडीमा वाले जो लोग हैं उनमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम स्लो हो जाता है, ठीक है ना, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है, जो भी वो खाते हैं वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है, बॉडी को लगता नहीं है, और वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, पेट बाहर आ जाता है, सुस्ती सी रहती है, बॉडी में एक ओबेसिटी आ जाती है,
एक पफीनेस आ जाती है, थुलथुलपन आ जाता है। आगे बात समझ में? जो व्यक्ति है वो सुस्त सा, मोटा सा और ओबेसिटी से शो होती है, पफीनेस शो होती है। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? मिक्सोडीमा कहते हैं। आगे बात समझ में? इसके अलावा बच्चों मैं और बात करूं आपसे, अगर हाइपर सिक्रेशन हो, अगर अडल्ट के अंदर ज्यादा सिक्रेशन हो, तो जब ज्यादा सिक्रेशन होगा तो ब्लड प्रेशर राइज होगा, मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिक रेट राइज हो जाएगी, ठीक है ना, सांस तेज चलेगा, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति खाएंगे वो फटाफट कंज्यूम होता चला जाएगा, और जो पड़ा है, जो स्टोर फूड है, वो भी कंज्यूम हो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा वो बॉडी के अंदर। तो एक्सेसिव थिननेस, एकदम दुबलापन आना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में? और इस डिजीज को हम आंखें बड़ी नजर आने लगी, बाहर आने लगेगी, तो इस डिजीज को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या कहते हैं बेटा? हम, मैं लिख के बता देता हूं, इस डिजीज को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। इस डिजीज को हम कहते हैं, एक बार मैं नेम लिख देता हूं ग्लैंड के, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और फोर्थ हम लेते हैं बेटा थायराइड ग्लैंड। ओके, तो ये जो हाइपर सिक्रेशन की वजह से बड़ों में जो डिजीज हो जाती है, इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। और इसका एक और नाम है एक्सोप्थेल्मिया। क्या नाम है? एक्सोप्थेल्मिया। ओके, ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिया कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो इस तरीके से, तो ये तो हो गई थायरोक्सिन के कम या ज्यादा सिक्रेशन से और आयोडीन की कमी से। अब थायराइड ग्लैंड के द्वारा एक नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है बच्चों, ये रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को। अंडरस्टूड बेटा? मैंने आज आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, आज ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा, सभी को मैं कह रहा हूँ। और इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग नोट्स हैं वो मैं आपको 1-2 दिन में सेंड कर दूंगा। ओके बेटा? तो आप उसको प्रॉपरली उसको आप नोट करें। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। जो नेक्स्ट ग्लैंड है बेटा, पैराथायरॉयड ग्लैंड। बच्चों जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो बहुत ही छोटी होती है साइज में, और नंबर में ये 4 होती है, 4 होती है नंबर में। और जो थायराइड ग्लैंड है उसके बैक पार्ट में, उसके पोस्टीरियर पार्ट में ये पाई जाती है। आगे बात समझ में? और पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा पीटीएच, पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होता है, और ये ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को भी रेगुलेट करता है। साथ ही साथ बोन की रीस्ट्रक्चरिंग को, बोन के रीफॉर्मेशन को या उसके डिफरेंट चेंजेस को ये रेगुलेट करता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में लेते हैं हम, पैराथायरॉयड भी हो गया, 6th ग्लैंड लेते हैं हम थाइमस ग्लैंड। क्या लेते हैं बेटा? हम थाइमस ग्लैंड लेते हैं। ओके, मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा क्या एंडोक्राइन ग्लैंड का जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है और ज्यादा, तो और आपके लिए एकदम नया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो आपको भी बेनिफिट रहेगा आगे कल समझ में। थाइमस ग्लैंड बच्चों, थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट के फ्रंट पार्ट में होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो इसका साइज छोटा होता है, बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है तो ये भी ग्रो करती है, और अडल्ट एज तक आते आते मैक्सिमम ग्रो कर जाती है। आगे बात समझ में? फिर इसका साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ये श्रिंक होना शुरू हो जाती है, और ओल्ड एज तक आते आते ये पूरी तरीके से रिड्यूस्ड या श्रिंक हो जाती है। थाइमस ग्लैंड हमारे इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स का प्रोडक्शन करवाया जाता है। टी लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, जो कि हमें डिफेंस देती है, हमें इम्यूनिटी देती है डिजीज से फाइट करने के लिए। आगे बात समझ में? तो थाइमस ग्लैंड के द्वारा हार्मोन रिलीज होता है थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन। ओके बेटा? तो ये टी लिम्फोसाइट सेल्स के प्रोडक्शन को और उनके द्वारा फिर एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है, जिससे हमारा बॉडी का डिफेंस तैयार होता है। अब लेते हैं बच्चों 7th ग्लैंड। जो 7th ग्लैंड है, 6 मिनट है क्या? ओके, इतना ही कर, रोको 1 सेकंड। ओके बेटा, आज के टॉपिक को यहीं ओवर करते हैं, जो बचे हुए पार्ट है वो किसी और दिन किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।